प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट का हम लोग ये दूसरा क्लास कर रहे हैं। पहले क्लास में हम लोग सारा इंट्रोडक्शन देख चुके थे प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट का। ये प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट किसने दिया है ना, ये क्या काम करता है। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट हम सबसे पहले देखे थे कि मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स किसको कहते हैं। उसमें हम देखे थे कि मैनेजमेंट प्रिंसिपल जो है वो ऐसा फंडामेंटल ट्रूथ होता है, ऐसा फंडामेंटल ट्रूथ होता है जो कि मैनेजर को हेल्प करता है, मैनेजर को गाइडलाइंस देता है मैनेजरियल डिसीजंस लेने के लिए और मैनेजरियल एक्शंस को परफॉर्म करने के लिए। मैनेजरियल प्रिंसिपल क्या है, तो मैनेजरियल प्रिंसिपल्स आर द फंडामेंटल ट्रूथ that gives the guidelines to the manager at how to perform managerial duties, managerial functions, ओके, और कैसे डिसीजन लिया जाए ये कौन बताता है, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट बताता है। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट दो लोगों ने दिया, एक हेनरी फ्योल और एक जेडब्ल्यू टेलर, जो कि हम लोग पिछले क्लास में देखे थे। तो आज हम लोग को हेनरी फ्योल के बारे में जानना है कि हेनरी फ्योल प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट जो दिए हैं वो क्या है। तो हेनरी फ्योल कितना मैनेजमेंट दिए, क्या प्रिंसिपल दिए हैं, 14 को दिए, 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट हेनरी फ्योल दिए हैं। कितना दिए हैं, 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट हेनरी फ्योल दिए हैं। तो उसमें सब हम लोग एक एक करके आज सबके बारे में जानेंगे कि हेनरी फ्योल 14 मैनेजमेंट ऑफ प्रिंसिपल्स क्या क्या दिए। ठीक है, चलिए आवाज आ रहा शुरू से। यस सर। यस सर। अपना अपना माइक और कैमरा म्यूट कर लेते हैं। जब बोलने के लिए बोला जाए तभी बोलिए। ओके, देखा जाए तो पहला प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट क्या है। हेनरी फ्योल जो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजर दिए मैनेजमेंट दिए उसमें क्या है, पहला कहता है डिवीजन ऑफ वर्क, डिवीजन ऑफ वर्क, ये पहला प्रिंसिपल है हेनरी फ्योल का। 14 प्रिंसिपल दिए हेनरी फ्योल, इसमें से पहला है डिवीजन ऑफ वर्क। डिवीजन ऑफ वर्क क्या कहता है, डिवीजन ऑफ वर्क कहता है कि सारा का सारा काम जो है ऑर्गेनाइजेशन में सारा का सारा काम जो है वो एक ही व्यक्ति, एक ही आदमी से मत करवाइए, है ना, या एक ही आदमी को बहुत तरीके का काम मत दीजिए। यानी हर एक आदमी का काम को क्या कर दीजिए, बांट दीजिए, डिवाइड कर दीजिए। यानी वहां स्पेसिफिकेशन होना चाहिए कि कौन आदमी कौन सा काम करेगा। ये पहला प्रिंसिपल कह रहे हैं फ्योल, काम को बांट दीजिए, काम को क्या कर दीजिए, बांट दीजिए। यानी ये तय कर दीजिए कि कौन सा व्यक्ति कौन सा काम करेगा, कौन सा व्यक्ति कौन सा काम करेगा, ये बांट दिया। यानी कि सारा का सारा काम एक ही आदमी को नहीं मिलना चाहिए। ठीक है, तो काम को बांट दीजिए, पर्सन वाइज यूनिट वाइज बांट। ऐसा करने से क्या फायदा होगा, जब डिवीजन ऑफ वर्क हो जाएगा तो एक ही व्यक्ति एक काम करेगा, तो एक ही व्यक्ति एक काम करता रहेगा, तो इसकी वजह से स्पेशलाइजेशन आएगा। क्या आएगा, स्पेशलाइजेशन। स्पेशलाइजेशन का मतलब क्या होता है, एक ही व्यक्ति किसी काम को अगर बार बार करते रहेगा तो उसमें वो स्पेशलाइज हो जाएगा। मान लीजिए कि कोई मैन्युफैक्चरिंग का है, फर्नीचर मैन्युफैक्चरिंग का जगह है, तो वहां पे आदमी के काम को बांट दीजिए कि एक आदमी लकड़ी को काटेगा, एक आदमी बनाएगा, एक आदमी पॉलिश करेगा, ऐसा करके बांट दीजिए। वैसा करने से क्या होगा, एक आदमी बहुत लंबे समय तक वो काम करते रहेगा, तो उसमें स्पेशलाइजेशन हो जाएगा और उसमें वो क्या हो जाएगा, स्पेशलाइज हो जाएगा, वो माहिर हो जाएगा। और दूसरी बात है कि उसके काम में क्या जाएगी, इफिशियंसी आ जाएगी। वो काम करते करते उस काम में वो माहिर हो जाएगा, वो काम इफिशिएंट तरीके से करेगा। एफिशिएंट तरीके से करने का मतलब है कि समय पे करेगा और वेस्टेज भी नहीं करेगा। तो पहला प्रिंसिपल क्या कहता है कि सारा का सारा काम एक आदमी को मत दीजिए, यानी प्रत्येक आदमी को प्रत्येक काम मत दीजिए। जितने भी लोग हैं ऑर्गेनाइजेशन में उनमें काम को बांट दीजिए कि आप सिर्फ यही काम करेंगे, आप सिर्फ यही काम करेंगे। ऐसा करने से क्या होगा, काम अच्छे तरीके से हो जाएगा, स्पेशलाइजेशन आएगा और इफिशियंसी आएगा वर्कर के अंदर। ठीक है, इस डिवीजन, इस प्रिंसिपल में कोई दिक्कत? नो सर। ये प्रिंसिपल क्लियर है? तो क्या कहते हैं हेनरी फ्योल साहब, काम क्या हो जाना चाहिए, अलग अलग भाग में बांट देना चाहिए, अलग अलग टास्क में काम को बांट देना चाहिए, हर एक आदमी से सारा काम करवाना चाहिए। काम को बांट दीजिए, ऐसा करने से वो काम वो आदमी
लगातार करते रहेगा, बहुत सालों तक करते रहेगा, तो उससे स्पेशलाइज हो जाएगा और इफिशियंसी भी आ जाएगा उसके पास। क्लियर है? क्लियर है? चलिए अगला, प्रिंसिपल ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। प्रिंसिपल ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी दूसरा चैप्टर है, सॉरी दूसरा प्रिंसिपल है हम लोग का, हेनरी फ्योल का दिया, प्रिंसिपल ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये क्या कहता है? ये कहता है कि अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंदर बैलेंस होना चाहिए। क्या चाहिए? अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंदर बैलेंस होना चाहिए, दोनों सही सही मात्रा में होना चाहिए। अथॉरिटी का मतलब क्या होता है? अथॉरिटी का मतलब होता है पावर टू टेक डिसीजंस, पावर टू टेक डिसीजंस, डिसीजन लेने का जो पावर होता है उसको अथॉरिटी कहते हैं। और रिस्पॉन्सिबिलिटी का क्या मतलब होता है? रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब होता है कि वर्क आपको जो असाइन किया हुआ है, वर्क आपको जो असाइन किया हुआ है इसको एकम्प्लिश करना है। उसको क्या करना है? एकम्प्लिश करना है, यानी पूरा करना है, यानी अकम्प्लिशमेंट ऑफ वर्क असाइन, अकम्प्लिशमेंट ऑफ वर्क असाइन। किया गया है उस काम को पूरा करना है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपकी। अथॉरिटी का मतलब होता है कि आपको क्या डिसीजन लेने का शक्ति है। तो हेनरी फ्योल साहब कहते हैं ये दोनों के बीच में बैलेंस होना चाहिए। क्या होना चाहिए? बैलेंस होना चाहिए। बैलेंस होने का मतलब है एक व्यक्ति को अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी आप ज्यादा दे रहे हैं, अगर उसको जिम्मेदारी ज्यादा दे रहे हैं, तो साथ साथ उसको कुछ डिसीजन लेने का भी शक्ति दीजिए, है ना। और अगर किसी व्यक्ति को आप अथॉरिटी दे रहे हैं, इसको पावर आप बहुत सारा दिए हुए हैं, तो उसको उससे कुछ काम भी लीजिए, उसको कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी दीजिए। ये बहुत जरूरी है, नहीं तो काम अच्छे तरीके से नहीं होगा, काम अच्छे तरीके से नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि जिसके पास सिर्फ अथॉरिटी है वो तो अपना ईगो में चूर रहेगा, अपने घमंड में चूर रहेगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी है नहीं उसके पास। जिसके पास सिर्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो काम के नीचे दबा रहेगा, काम पूरा करने के नीचे, जबकि उसको किसी चीज का इजाजत ही नहीं रहेगा, किसी चीज का पावर ही नहीं। तो ये कहते हैं कि इन दोनों में पावर में बैलेंस होना चाहिए, कितना अथॉरिटी दिया जाए, कितना रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया जाए, ये एक संतुलित वे में होना चाहिए, बैलेंस वे में होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल देख लीजिए कि अगर कोई एम्प्लॉय है, उसको आप मैन्युफैक्चरिंग करने का, ठीक है, कि इतना यूनिट हमको 1000 को इस खिलौना बना के रखना है, ठीक है, या कुछ भी बना के रखना है, उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी दिए हैं आप, उसको आप रिस्पॉन्सिबिलिटी दिए हैं, उसको साथ साथ ये भी पावर दीजिए कि वो रॉ मटेरियल ला सके, अपने पास रॉ मटेरियल खरीद सके, या गोदाम से रॉ मटेरियल को मंगवा सके, तभी तो वो अपने काम को पूरा करेगा। तो यानी सिर्फ आप उसको जिम्मेदारी दे दिए कि भाई तुमको ये काम करना है, और ताकत कुछ दिए ही नहीं उसके पास, तो कैसे करेगा? मान लीजिए कि क्लास में मॉनिटर को दे दिया जाए तो भाई तुमको शांत करना है, लेकिन उसको ये अथॉरिटी नहीं दिया जाए कि वो किसी का नाम लिख सकता है, किसी को डांट सकता है, तो फिर कैसे वो अपने काम करेगा? तो ये दोनों के बीच में बैलेंस होना चाहिए कि कितना रिस्पॉन्सिबिलिटी और कितना अथॉरिटी होता है। ठीक है, अब बोलिए इस पॉइंट के बारे में बोलिए, समझ में आया? यस सर। यानी कि सिर्फ किसी को रिस्पॉन्सिबिलिटी या सिर्फ किसी को अथॉरिटी नहीं मिलना चाहिए, इसमें क्या होना चाहिए? बैलेंस होना चाहिए कि कितना रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलता है और कितना अथॉरिटी मिलता है। कोई दिक्कत? नो। कोई दिक्कत? नहीं। अगला, प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन। प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन क्या होता है भाई? अगला क्या है? प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन। डिसिप्लिन तो नॉर्मली तो जानते ही होंगे, डिसिप्लिन का मतलब क्या होता है। डिसिप्लिन का मतलब नॉर्मली क्या होता है ये आप लोग को पता ही है ना, डिसिप्लिन। ठीक है, तो प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन कहता है कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जितना भी रूल्स एंड रेगुलेशंस है, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जितना भी रूल्स और रेगुलेशंस है, वो सब का सबको पालन करना है। प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन क्या करता है? हेनरी फ्योल कहते हैं कि बहुत जरूरी है कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जितना भी रूल्स और रेगुलेशंस है, जितना भी नियम है, वो सब लोग पालन करें, सब लोग पालन करिए, बहुत जरूरी है, नहीं तो काम अच्छे से नहीं हो पाएगा। और साथ ही साथ
साथ ही साथ कमिटमेंट हो, कमिटमेंट ऑफ एम्प्लॉइज। एम्प्लॉइज में क्या हो, कमिटमेंट की भावना को व्यक्त करना है, या आपका कुछ जिम्मेदारी, आपका कुछ कमिटमेंट है ऑर्गेनाइजेशन के प्रति, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन के टुवर्ड्स। और इसके अलावा हो सकता है कि सीनियर एंड सबऑर्डिनेट, सीनियर और सबऑर्डिनेट के बीच में अच्छा रिलेशन हो, कॉर्डियल रिलेशन, है ना, कॉर्डियल रिलेशन हो, ये इसमें आता है। ये ना कि सीनियर और सबऑर्डिनेट में कॉर्डियल रिलेशन। अच्छा, ये जो रूल्स और रेगुलेशंस है, ये कौन पालन करेगा, इसका पालन कौन करेगा? तो हिंदी क्यों कहते हैं कि ऐसा नहीं है, इसका पालन सीनियर्स भी करेंगे और जूनियर्स भी करेंगे, यानी सबऑर्डिनेट्स भी करेंगे, यानी हर कोई को रूल्स और रेगुलेशंस का पालन करना है, तभी जाके काम अच्छे से होना चाहिए। किसके प्रति? ऑर्गेनाइजेशन के प्रति, तब जाके काम अच्छे से हो पाएगा। तो ये प्रिंसिपल है साहब दिए थे कि सब कोई को रिस्पॉन्सिबल होना है, सब कोई जिम्मेदारी निभाएगा, सबको जिम्मेदारी निभाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं सर। क्लियर है? यहाँ तक प्रिंसिपल और डिसिप्लिन क्लियर है? यस सर। चलिए अगला बढ़े, प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन के बाद अगला देखते हैं क्या अगला। तीन डिसिप्लिन, तीन देख चुके हैं, प्रिंसिपल, डिवीजन ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, डिवीजन ऑफ डिसिप्लिन, इन तीनों में सॉरी प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन, इसमें से किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकता है, नहीं? अगला है प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड, प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड। मेरी आवाज डबल भी हो रही है, मेरी आवाज डबल भी हो रहा है? नहीं सर। और सही चल रहा है? यस सर। तो अगला देखते हैं लोग, प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड। तो प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड क्या कहता है, ध्यान दें। प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड कहता है कि अ पर्सन एम्प्लॉय शुड गेट द ऑर्डर्स फ्रॉम द वन बॉस ओनली। क्या कहता है? द एम्प्लॉय शुड गेट ऑर्डर्स from one boss only। क्लियर है? क्या कहता है कि एम्प्लॉय को जो है वो एक बॉस से ऑर्डर मिलना चाहिए। ऐसा नहीं है कि अलग अलग बॉस, अलग अलग सीनियर एक ही एम्प्लॉय को ऑर्डर दे रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये पक्का होना चाहिए, ये तय होना चाहिए कि किस एम्प्लॉय को ऑर्डर कौन दे, किस एम्प्लॉय को ऑर्डर कौन देगा, ये पक्का होना चाहिए। देखो मान लो कि यहाँ पे राम नाम का कोई प्यून है, कोई प्यून है राम नाम का, प्यून मतलब कुछ भी हो सकता है, सबऑर्डिनेट लेबर कुछ भी हो सकता है, और यहाँ पे दो वो मैनेजर है, मैनेजर ए और मैनेजर बी। अब ऐसा नहीं है कि ये ए भी इसको ऑर्डर दे रहा है और ये यहाँ चलो क्लर्क कर देते हैं, ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि ए भी इसको ऑर्डर दे रहा है और बी भी इसको ऑर्डर दे रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसको कहीं ना कहीं एक ही जगह से ऑर्डर होना चाहिए, इसको एक ही बॉस होना चाहिए। क्यों? ऐसा क्यों? क्योंकि अगर दोनों ऑर्डर देगा तो ये कंफ्यूज रहेगा कि पहले किसका काम किया जाए। समझ में आ रहा है? अगर दोनों ऑर्डर देगा तो ये कंफ्यूज रहेगा कि आगे काम किया जाए तो किसका किया जाए पहले, ठीक है। तो यहाँ दो तरीके से नुकसान है। दो तरीके से नुकसान कैसे है कि पहले तो इन दोनों में ईगो क्लैश होगा, इन दोनों मैनेजर में ईगो क्लैश होगा ना,
कि भाई हम तुमको बोले तुम नहीं किया पहले, हम बोले पहले नहीं किया, दोनों का ईगो आपस में टकराएगा, प्रॉब्लम होगा काम करने में। ये कंफ्यूज रहेगा कि यदि काम किया जाए तो किसका पहले करे, ये इसका करेंगे तो वो डांटेगा, उसका करेंगे, इस चक्कर में कोई काम ही नहीं, कोई काम अच्छे से होगा ही नहीं। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि एक ही काम एक से ज्यादा बार हो, ये भी वही काम करवा लिया इससे और ये भी, इससे जो जगह समय का, ठीक है। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि ऐसे सरकमस्टांसेस का ये फायदा उठा ले लड़का, एक लड़का ऐसे सरकमस्टांसेस का फायदा उठा ले, बोले कि नहीं हम तो मतलब ये भी बोले वो भी बोले, हमसे नहीं हुआ, हम कंफ्यूज हो गए, समय नहीं बचा, समझे नहीं, बहुत सारा बात होता है। यानी ये बहाना भी कर सकता है, ये एक्सक्यूज भी दिखा सकता है ऐसे में। इससे बचने के लिए क्या होना चाहिए, ये क्लियर होना चाहिए कि किस एम्प्लॉय को कौन ऑर्डर देगा, कौन बॉस ऑर्डर देगा, ये हमेशा क्या होना चाहिए, बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। क्लियर है? यानी एक एम्प्लॉय को एक से ज्यादा बॉस ऑर्डर नहीं देने, ऑर्डर उसको कहाँ से मिलना चाहिए, एक जगह से मिलना चाहिए, एक जगह से मिलना चाहिए। तो इससे फायदा क्या होगा, इससे फायदा होगा, काम अच्छे से होगा, इन दोनों के बीच में ईगो क्लैश नहीं होगा, और ये कंफ्यूज नहीं रहेगा कि काम कौन सा करना है, इसका करना है पहले, ठीक है, समझे। और नहीं तो इसका निगेटिव पॉइंट क्या है, इसका नुकसान क्या होगा, इसका नुकसान होगा कि पहले तो इन दोनों का रिलेशन खराब होगा, उसके बाद ये कंफ्यूज रहेगा और इसको एक्सक्यूज बनाने का, यानी बहाना बनाने का मौका मिल जाएगा कि हमने काम अच्छे से नहीं किया तो उसका कारण क्या है, समझे। और इस तरीके से ऑर्गेनाइजेशन का डिसिप्लिन जो है वो मेंटेन नहीं रहे। यही कहता है प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड, ये एम्प्लॉय शुड गेट डायरेक्शंस फ्रॉम द ओनली वन बॉस। क्लियर? अब बोलिए यूनिटी ऑफ कमांड समझ में आया? यस सर। यूनिटी ऑफ कमांड क्या कहता है बताओ? यूनिटी ऑफ कमांड में कि एक ही बॉस, मतलब कि एक ही बॉस होना चाहिए, नहीं तो फिर मतलब कि नहीं, बॉस एक से ज्यादा हो सकता है, लेकिन पता होना चाहिए कि हाँ कि कौन किसको ऑर्डर देगा, हाँ कौन किसका सीनियर है, कौन किसको ऑर्डर दे सकता है, ये सीन क्या होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए। यस सर। ये सीन क्लियर होना चाहिए कि कौन किसको आदेश देगा, ठीक है। यस सर। आगे बढ़ते हैं 5 नंबर प्रिंसिपल में। ऐसा से कितना प्रिंसिपल पढ़ना है हमको? 14। ऐसा 14 को प्रिंसिपल पढ़ना, ठीक है। अगला लिखिए, प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। देखो दोनों देखने में एक जैसा लगता है, दोनों एक जैसा है नहीं, दोनों एक जैसा है नहीं। हमको एग्जाम में ये दोनों के बीच में डिफरेंस देखने के लिए भी आता है, ठीक है। क्वेश्चन आएगा व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन, व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन यूनिटी ऑफ कमांड एंड यूनिटी ऑफ डिसिप्लिन, ऐसा क्वेश्चन आता है एग्जाम में, ठीक है ना। तो देखिए क्या है यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन कहता है कि वन यूनिट वन प्लान, वन यूनिट, यूनिट मतलब डिवीजन, प्लान, यानी कि काम जो है ना सर वो एक ही डायरेक्शन में होना चाहिए, एक ही डायरेक्शन में होना चाहिए। ऑर्गेनाइजेशन के जितने बंदे हैं, जितने लोग हैं, जितने एम्प्लॉय है, सब कोई एक ही डायरेक्शन में काम करना चाहिए, नहीं कि कोई आदमी किधर काम कर रहा है, कोई आदमी किधर काम कर रहा है, ऐसा नहीं हो, क्योंकि फिर ऑर्गेनाइजेशनल गोल को अचीव नहीं कर पाएंगे। तो एवरीवन इन द ऑर्गेनाइजेशन शुड वर्क टुवर्ड्स वन डायरेक्शन, ये हम पहला चैप्टर में पढ़ चुके हैं, सब एक ही डायरेक्शन में काम करना चाहिए। और मान लो किसी ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है, अलग अलग यूनिट होता है, अलग अलग डिवीजन होता है। अपने यहाँ क्या डिवीजन है, स्कूलिंग, साइंस, कॉमर्स। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि इसका वाला बंदा उसमें काम करा, उसका बंदा इसमें काम करा। वन यूनिट वन प्लान, वन यूनिट वन प्लान वन डायरेक्शन। एक यूनिट है उसका सिर्फ वही प्लान होना चाहिए और वही काम कराइए, यानी जिसका जो काम है सिर्फ वही काम करेगा, दूसरा काम नहीं करेगा। दूसरे किसी डिवीजन में, सेल्स में है तो सेल्स में ही काम कीजिए, जाके परचेजिंग में फिर काम मत करिए, ऐसे काम करने से नहीं काम करेगा। तो प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ डायरेक्शन क्या कहता है कि हर एक कोई जो ऑर्गेनाइजेशन में है या फिर एक डिवीजन में है, एक यूनिट में है, वो एक ही दिशा में काम करना चाहिए, एक ही तरफ काम करना
चाहिए, ये कहलाता है, समझे। ऐसा करने से क्या होता है, ऐसा करने से ये होता है कि एक तो काम सही तरीके से होता है, ऑर्गेनाइजेशनल गोल अचीव होता है, दूसरा ओवरलैपिंग नहीं होता। ओवरलैपिंग का मतलब ये नहीं होता है कि एक से ज्यादा व्यक्ति एक ही काम में लगे हुए हैं। कभी कभी हर एक काम हर एक व्यक्ति करेगा, डायरेक्शन एक ही रहेगा, तो ऐसा हो सकता है ना कि एक ही काम को दो लोग कर लें, तो वेस्टेज हो जाएगा। तो इसमें ओवरलैपिंग नहीं होता, एक व्यक्ति एक यूनिट जो है एक ही काम, एक डिपार्टमेंट जो है वो एक ही काम करता है। ये फायदा है यूनिटी ऑफ डायरेक्शंस का, समझे। और इससे क्या होता है, ये किसमें मदद करता है, ये लास्ट में बताइए, हम लोग की एक बहुत ज्यादा जरूरी चीज है ऑर्गेनाइजेशन में, कोऑर्डिनेशन, याद है। तो कोऑर्डिनेशन बढ़ाने में ये मदद करता है, यानी इट इम्प्रूव्स कोऑर्डिनेशन। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन क्या करता है, एम्प्लॉयज के बीच में, सीनियर सबऑर्डिनेट्स के बीच में कोऑर्डिनेशन को इम्प्रूव करता है। चलो ये हो गया हम लोग का 5 नंबर प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्शन। अब बोलो बोलो बोलिए, क्लियर है? यस सर। तो इसमें कोई दिक्कत, इसमें किसी को कोई दिक्कत? नो सर। नो सर, आगे बढ़े। 5 प्रिंसिपल हो चुका है हम लोग का। ऐसा करेंगे कि पांचों को एक बार लिख लेंगे कॉपी पे, पांचों का नाम लिख लेंगे कॉपी पे, ताकि कोई दिक्कत नहीं है ना। रिवीजन की अगले क्लास में हम आएंगे तो रिवीजन पूछेंगे हम, तो इसको लिख लेंगे, ठीक है। ठीक है सर। पांचों डायरेक्शन का नाम लिख लीजिए कॉपी पे। स्क्रीनशॉट ले लिए सर। ठीक है, ले लो। और कुछ नहीं समझ में आता तो पूछ लो। पांचों में से कोई दोबारा पूछना है, कोई समझ में नहीं आया तो बोलो। कब आया? आया? चलो Yes, तो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। नोट कर ले सर। स्क्रीनशॉट ले लिया है, तो नोट्स तो हम नहीं देंगे। हाँ सर, स्क्रीनशॉट ले लिया इसका। ये 5 प्रिंसिपल हम लोग यहाँ पे पढ़े, आगे देखिए। हाँ देखिए, छठा, म्यूट करिए अपना। क्या कहता है, प्रिंसिपल ऑफ नेम्यूनरेशन ऑफ वर्कर्स, प्रिंसिपल ऑफ नेम्यूनरेशन ऑफ वर्कर्स या फिर पर्सन्स। नेम्यूनरेशन का मतलब समझते हो, नेम्यूनरेशन किसको कहते हैं, काम करने के बदले में जो इनाम मिलता है ना उसको नेम्यूनरेशन कहते हैं। जैसे क्या, सैलरी मिल सकती है ना, फी मिल सकता है, या फिर आपको क्या मिल सकता है, वेजेस मिल सकता है, ये सब मिल सकता है ना, काम करने के बदले में इनाम, है ना। आप कहीं काम करते हो उसके बदले जो आपको मिलता है ना, वो रेम्यूनरेशन कहलाता है। तो ये प्रिंसिपल क्या कहता है, देखो हेनरी स्केल साहब सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में ही नहीं सोचते हैं, प्रिंसिपल वो दिए हैं एम्प्लॉयज को ध्यान में रखें। तो प्रिंसिपल ऑफ रेम्यूनरेशन ऑफ पर्सन्स कहता है कि जो भी वर्कर काम कर रहा है, जो भी एम्प्लॉय काम कर रहा है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, उनको सही रेम्यूनरेशन भी मिलना चाहिए। फेयर, सही का मतलब फेयर, राइट, है ना, फेयर रेम्यूनरेशन यानी उचित मेहनताना भी मिलना चाहिए, तभी वो मन लगा के काम करेगा। यानी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जितने भी लोग काम कर रहे हैं, दे मस्ट बी पेड फेयरली एंड एडुक्वेटली, ठीक है, उसको फेयरली उचित तरीके से, पर्याप्त, उचित और पर्याप्त, अबंडेंट उसको क्या मिलना चाहिए, सैलरी वेजेस मिलना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप उससे काम ज्यादा ले रहे हैं उसको ऐसा कम दे रहे हैं,
है ना। तो उसको पैसा सैलरी जो है वो क्या होना चाहिए, सही मिलना चाहिए, एबोडेंट मिलना चाहिए, फेयर मिलना चाहिए। ऐसा इसलिए कि जब उसको सही से पैसा नहीं मिलेगा, उसके काम के बदले उसको उचित पैसा नहीं मिलेगा, फेयर पैसा नहीं मिलेगा, तो उसका वो काम करने में मन नहीं लगेगा, उसका वो काम करने में मन नहीं लगेगा, वो काम को अच्छे तरीके से नहीं करेगा या फिर एफर्ट नहीं लगाएगा, काम में जोर नहीं देगा, उतना अच्छे तरीके से वो अपना एफर्ट लगा के अपना 100% नहीं देगा। ये कहते हैं मित्रों का। तो बोलते हैं कि जितने भी लोग आपके यहाँ काम कर रहे हैं उनको सही पैसा दीजिए, उचित पैसा दीजिए, एडुकेट पैसा दीजिए, है ना, फेयर मंथ सैलरी दीजिए, ताकि वो अपना 100% दे सके और एफर्ट लगा सके और खुश होकर काम कर सके। ठीक है, अब ये किन बातों पे, अब ये हर किसी के संभव तो नहीं है। अभी किसको कितना न्यूमरेशन मिलेगा वो डिपेंड करता है किस पे, कि कंपनी का फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, कंपनी का पोजीशन फाइनेंशियली क्या है, वो सही से उसका फाइनेंशियल कैपेसिटी है कि नहीं, सही से पैसा कमा रहा है कि नहीं, जैसा वो पैसा आएगा उसको वैसा ही ना देगा सैलरी, डिपेंड करता है। दूसरा बात है गवर्नमेंट का जो मिनिमम वेजेस एक्ट है, गवर्नमेंट एक्ट है ना कि इससे कम में आप किसी को नहीं खटवा सकते, उतना तो कम से कम दीजिए। और सबसे बड़ी बात है कि आप अपने एम्प्लॉयज को उतना पैसा जरूर दीजिए जितना आपके कंपटीटर्स देते हैं, उतना दीजिए या फिर उससे भी ज्यादा दीजिए, क्योंकि नहीं तो फिर वो अनसेटिस्फाइड हो जाएगा। आपके कंपटीटर से भी अगर आपको तो कम दीजिएगा तो जब वो अनसेटिस्फाइड हो जाएगा तो आपका काम छोड़ के चला जाएगा, है ना, छटनी हो जाएगा, काम छोड़ के जाएगा, तो ऑर्गेनाइजेशन को दिक्कत होगा। तो ऑर्गेनाइजेशन में स्टाफ जो है वो क्या हो जाए, स्टाफ जो है वो अच्छे से काम करे, टिका रहे, मोटिवेटेड होकर काम करे, अपना 100% दे, एफर्ट लगाए। उसके लिए जरूरी है इसको क्या मिलना चाहिए, फेयर एंड एडुकेट रेम्युनरेशन मिलना चाहिए, तो सही तरीके से उसको मेहनताना मजदूरी सैलरी जो करते हैं वो मिलना चाहिए, तभी वो अच्छे तरीके से काम करेगा। ठीक है, तो हेनरी फ्यूल सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में नहीं सोच रहे, वर्कर्स के बारे में सोच रहे हैं, उनको भी सही मिलना चाहिए, तब तो वो अच्छे से काम करेगा। बोलिए, नहीं तो क्या होगा, अगर सही से नहीं मिलेगा तो उनका टर्नओवर होगा, यानी वो छोड़ के जाएंगे आपकी कंपनी को, आपका ऑर्गेनाइजेशन को, फिर आपको बहुत सारा प्रॉब्लम सुन लगेगी। ठीक है, बोलिए, ये पॉइंट समझ में आया? यस सर। ओके, यस सर। यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं है? नहीं।